अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. दिस इज अ स्पेशल ट्रिब्यून पॉडकास्ट और मैं हूं सिद्रा इकबाल. आज बात करेंगे आपकी इनकम, आपके सेविंग ऑप्शंस एंड अ लॉट ऑफ मिथ्स दैट सराउंड अस अराउंड इट. रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक इन्फॉर्म्ड माइंडसेट ही आपको सही, टाइमली और इफेक्टिव डिसीजंस की तरफ ले जा सकता है. एंड देयर आर सो मेनी मिथ्स अराउंड अस. सही फैसला करते करते भी हम रुक जाते हैं. There is a saying I learned and it has always stuck with me कि if you have a loved one, कोई शरीक हयात, कोई बच्चा, कोई बुज़ुर्ग वालिदैन में से अगर आपकी आमदनी पे कोई डिपेंडेंट है, आप उनके कफ़ील हैं, then you must buy an insurance. But at the same time, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, पाकिस्तान में इंश्योरेंस की penetration is less than 1% of our population. What really stops us? रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ कोई गैप्स हैं, कोई मिथ्स हैं दैट वी मस्ट अनपैक. और आज आपको हम हेल्प करेंगे इसी चीज़ में. आई हैव अ वंडरफुल पैनल विद यू हु आर देयर टू एड्रेस एग्जैक्टली दिस. सो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद बरकी साहब. आप ग्रुप हेड हैं रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड क्वालिटी एश्योरेंस विद जुबली लाइफ इंश्योरेंस. थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब फॉर बीइंग हियर. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव विद अस मुबश्शिर नईम सिद्दीकी साहब. आप डायरेक्टर जनरल हैं एट द फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन. और यकीनन वफाकी मुहतसिब की हैसियत से आज की कॉन्वर्जेशन में आपका एक कंट्रीब्यूशन, ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होगा. मुबश्शिर साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूं, जैसे हम इंश्योरेंस को, प्लान्स को, उसकी अहमियत को समझ रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की क्या हैसियत है और एग्जैक्टली आपके एम्बेड में क्या आता है. बेसिकली फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन मुख्तलिफ ओम्बुड्समैन की तरह एक स्पेशलाइज्ड मुहतसिब ऑफिस है जो कि इंश्योरेंस इशूज़ को डील करता है. जनरल पब्लिक जुरिसडिक्शन ऑफ फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन इज़ होल ऑफ पाकिस्तान. और पूरे पाकिस्तान में जनरल पब्लिक में किसी को भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर किसी भी किस्म की शिकायत है तो वो हमारे फोरम पे आ सकता है. सही. और उसका जो रिड्रेसल, जो भी उसका ग्रीवेंस है, उसका रिड्रेसल ये हमारा बेसिक काम है. और उसका जी जो इंश्योरेंस प्लान लेने वाला है और कंपनी का अगर आपस में कोई इख्तलाफ हो, दे नॉट सीइंग आई टू आई, कोई क्लेम हो तो आपके पास आके मामला सुलझाया जा सकता है. जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी क्लेम के हवाले से, किसी उसकी सेविंग प्लान के हवाले से कोई उसको जहन में है कि मुझसे किसी किस्म की कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है, इस हवाले से कोई बात हो तो वो हमारे फोरम पे आके और इंडस्ट्री की किसी भी कंपनी के हवाले से वो हमारे पास शिकायत दर्ज कर सकता है. सही. जाहिद साहब, मुझे बहुत खुशी है कि जुबली लाइफ इंश्योरेंस हमारी आज की गुफ्तगू का एक हिस्सा बनने जा रहा है. आप यहाँ पे मौजूद हैं. जुबली लाइफ एक बहुत ही क्रेडिबल नाम है व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस इन पाकिस्तान. 25 years of being here. Several innovative and amazing products, myths and realities. There are many players in the market and sometimes जो insurance plan लेने वाला है उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे over promise किया जा रहा है और जब उस claim को realize करने की बारी आती है तो जो कहा गया था, जो सब्ज़ बाग दिखाए थे वो सच नहीं हो रहा. तो reality क्या है और myth क्या है? If you look at it from इस नज़रिए से आप देखें तो इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है जो वाहिद एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो दो चीज़ें देता है. एक इसमें सेविंग्स एलिमेंट ज़रूर है. सही. बट इससे बढ़कर एक इंश्योरेंस का एलिमेंट है. मतलब आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर कोई जाता है तो वो किस मकसद से जाता है? इंश्योरेंस लेने के लिए जाता है. इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज़ द रिस्क ट्रांसफ़र व्हीकल जो आपको मिटिगेट करता है रिस्क ऑफ आप समझो फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू डेथ, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी. तो ये बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है. ये कोई और व्हीकल नहीं है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल या समझिए सेविंग्स व्हीकल जो कि आपको ये मुयस्सर करता है या ये देता है जो कि इंश्योरेंस देता है. अब इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है पर दुनिया भर में कि मिसकंसेप्शंस हैं कि इंश्योरेंस शायद रिटर्न्स या इन्वेस्टमेंट का एक आला दर्जे का कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है. जबकि हकीकत ये है कि ये सेविंग्स एवेन्यू है. आप सेव करते हो और जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यू एक्चुअली हैव अ सेविंग्स टिल यू लिव बट
once you die, you have insurance. I think that is a win-win situation. हम अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ज़बरदस्त बात एक इंश्योरेंस प्लान की ये होती है कि अगर तो आप एक आम तासुर ये है कि बड़ा जल्दी रिटर्न आता है, तो जल्दी रिटर्न नहीं आता. एक कंटेम्प्रेरी इंश्योरेंस प्लान को मटीरियलाइज एक्चुअलाइज होने में, ब्रेक इवन होने में 8 से 10 साल लगते हैं. तो इन 8 से 10 साल के बाद या तो वो लमसम अमाउंट आपकी सेविंग है, और अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, कोई मुश्किल हालात से आप गुजरते हैं, तो ये इंश्योरेंस है आपके प्यारों के लिए. Zaid sahab, before we unpack the insurance myths, I want to compliment you. What a fantastic campaign Jubilee Life Insurance is running right now, जिसमें आप बेफिक्र ज़िंदगी, बेफिक्र मुस्तकबिल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एम्फसिस इस बात पे है कि ना कोई गलत बात बताई जाती है और जो कहा जा रहा है उसको निभा रहे हैं. सो अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस. मुझे बताएं इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास? दिस इज़ समथिंग वेरी इनोवेटिव. मतलब आप ये समझ लें वन ऑफ इट्स काइंड है जो कि हमने इस इंडस्ट्री में की है. इससे कबल इस इंडस्ट्री में, लाइफ इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये नहीं हुआ था. बट हम समझ रहे थे कि एजुकेशनल प्रोसेस अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो इन रियल टाइम हमें लोगों को हकीकत या हकाइक इंश्योरेंस के बारे में बताना भी है और अपने सेल्स स्टाफ को भी ग्रूम करना है इसी एवेन्यू में. बट अगर हम ऐसा सिचुएशन रहने देंगे जिस तरह एक सिचुएशन थी जिसमें काफ़ी मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट पब्लिक के अंदर जनरेट हो रहा था इंश्योरेंस के बारे में. डिस्ट्रस्ट से ज़्यादा मुझे लगा गैप्स नजर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप्स थे. वो जो बातें वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कोई उसका जवाब नहीं देता था. सब्ज़ बाग दिखाते हैं, वही बात कि कुछ कहकर कुछ और बेचा जा रहा था. बिल्कुल. तो उसी को दूर करना चाह रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त के साथ ये दूर भी हो जाएगी. एंड व्हाट इट टेल्स मी इज़ कि ना सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर्स यानी आप और मैं जो जुबली लाइफ इंश्योरेंस को एज अ कंपनी जानते हैं, बट टीम मेंबर्स हु वर्किंग विद द कंपनी हैव अ न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस इन द काइंड ऑफ प्रॉमिस एंड द प्रोडक्ट दैट दे आर ऑफरिंग. मुझे ये बताइए मुबश्शिर साहब, ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, उसमें आपने क्या देखा है कि लोगों की राय इंश्योरेंस के बारे में क्या है? वो शॉर्ट टर्म इसमें आना चाहते हैं, आर दे इन फॉर द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग विजन? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? विद द मैटर ऑफ टाइम हुआ क्या था कि इंश्योरेंस तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है एक इंडस्ट्री के तौर पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे ही लाइफ इंश्योरेंस की बात आती थी आज से 12-15 साल पहले तक, तो बात शुरू होती थी कि अगर आप मर गए तो यहाँ से जो मार्केटिंग शुरू होती थी तो लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनीज से दूर होते थे, जिसको इंश्योरेंस कंपनीज की मार्केटिंग जो हुई थोड़ी बहुत चेंज हुई और इसको सेविंग प्लान्स की तरफ ले जाया गया. सही. आज भी जैसा बरकी साहब ने कहा, बेसिकली दिस प्रोडक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक 2 एलिमेंट्स. एक सेविंग है, एक इंश्योरेंस है. सेविंग उस वक्त है कि जब आप जी जाते हैं और अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस की आपको क्लेम मिल जाता है. अच्छा, कुछ मार्केट में अजीब सी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है. जाहिद साहब, ये मैं आपके पास लाना चाहूँगी. अच्छा, व्हेन आई ऑब्जर्व द इंश्योरेंस मार्केट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ ये आवाज़ हमारी बसेस और वैगन्स में नहीं आ रही कि डबल है, डबल है, डबल है. कई लोग इंश्योरेंस प्लान्स भी यही कह के बेच रहे हैं. जाहिद साहब, वाकई क्या एक इंश्योरेंस प्लान मेरी सेविंग को, मेरे अमाउंट को डबल कर सकता है या इट्स अ मिथ? इट्स अ मिथ. देखिए, आप ये समझ लें कि नो इन्वेस्टमेंट व्हीकल, नॉट जस्ट इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल वो आपको अपने इकॉनमी, जो जिस तरह इकॉनमी ग्रो कर रही है या जिस तरह आपकी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं या उसके अंदर जो प्रॉफिट्स प्लाउ हो रहे हैं, ओवर अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स या प्रॉफिट रेट्स रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द बोर्ड. तो आपका कोई भी प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, नॉट सिर्फ इंश्योरेंस, कैन नॉट गिव यू मोर देन व्हाट द इकॉनमी इज ग्रोइंग. तो इस तरह इंश्योरेंस भी इन द लॉन्ग टर्म विल गिव यू रिटर्न्स, विल गिव यू प्रॉफिट्स, बट इट हैज़ टू बी इन द लॉन्ग टर्म. तो ये नहीं हो सकता कि डबल वाली बात तो होती नहीं है आपकी. बिल्कुल अगर लॉन्गर टर्म में इफ़ यू गो इन टू एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म, देन एवरीथिंग, बिकॉज यू आर प्लाइंग इन मनी, एज मच मनी एज यू प्लाउ इन, एंड इन द लॉन्गर टर्म आपको रिटर्न सिग्निफिकेंट मिल जाते हैं. बिल्कुल. बट ये कहना कि डबल हो जाएगा 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, दिस मिथ, दिस कैन नॉट हैपन. और ऐसी अनबिलीवेबल चीज़ के ऊपर हमें यकीन करना भी नहीं चाहिए.
اچھا، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یقین کے ساتھ ساتھ ایک کنزیومر کی اپنی خواہش بھی ہے. مبشر صاحب، آپ نوٹس کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یعنی کہیں پہ سیونگز کریں اور انشورنس بھی ہمارے پاس ہو اور ہمارے پیسے جو ہم ڈال رہے ہیں وہ سیو بھی رہیں اور اس پہ منافع بھی مل جائے. مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک فیری ٹیل ہے جو کسی نے ہمیں سنائی تھی کہ 2 سال بعد جتنے پیسے میں نے ڈالے وہ پورے میں نکال لوں. اس میں آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بیسیکلی دیکھیں، انشورنس پروڈکٹ جو ہے نا ایک کانٹریکٹ ہے. اب کانٹریکٹ ہوتا ہے بٹوین این انڈیویجول اور ایک کمپنی. اب کانٹریکٹ بھی 2 قسم کے ہیں. آپ کانٹریکٹ آف گارنٹی ہے اور کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی ہے. ہم جنرلی انشورنس پروڈکٹ جو جنرل پبلک لے رہی ہوتی ہے وہ کانٹریکٹ آف گارنٹی سمجھ کے لے رہی ہوتی ہے، کیونکہ گارنٹور ہے وہ ہمیں ڈبل کر کے اور پورے طریقے سے دے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. دس از پیورلی اے کانٹریکٹ آف انڈیمنیٹی، جہاں ایک انڈیمنیفائر ہے، ایک انڈیمنیفائڈ ہے. ایک بندہ رسک لے رہا ہے اپنی طرف آن اکرنس آف ایونٹ. اگر کچھ ہوگا تو اس کو ڈبل کیا شاید 4 گنا بھی مل جائیں، کہ اس نے 2 لاکھ روپے کا 1 سال کا پریمیم دیا ہوا ہے اور اس کی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس نے 50 لاکھ روپے کا پریمیم کلیم اس نے فائل کیا ہوا تھا، تو 50 لاکھ روپے بھی مل جائیں گے. لیکن دس ڈیپینڈس آن دا اکرنس آف ایونٹ اونلی. اور آپ نے جس طرح کہا کہ ہماری جو بہت ساری بلیفس ہیں، جو ہماری اویئرنیس ہے انشورنس کے بارے میں، وہ پرانی کمیونیکیشن پہ بیسڈ ہے، جہاں پہ صرف بات ہوتی تھی کہ زندگی کا بیمہ لے لیں، اگر آپ کا انتقال ہو گیا، کوئی آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو آپ کے پیچھے آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا. زاہد صاحب، اور کیا پروڈکٹس موجود ہیں اگر ہم اس مت سے آگے بڑھنا چاہیں کہ بیمہ صرف اور صرف آپ کی زندگی کو سیکیور نہیں کر رہا، آپ کے انتقال کی صورت میں مدد نہیں کر رہا، اور کیا پروڈکٹس ہیں؟ انشورنس یا لائف انشورنس میں آپ ہیلتھ انشورنس بھی اس پہ شامل کر لیں. ہیلتھ انشورنس میں کرٹیکل ڈیزیزز کی بھی انشورنس ہوتی ہیں، صحیح، ایکسیڈنٹل انشورنس بھی ہوتی ہے، ڈسیبلٹی انشورنس بھی ہوتی ہے. تو مطلب آپ یہ سمجھ لیں اٹس ویری واسٹ فیلڈ. بسائز جنرل انشورنس، جنرل انشورنس بھی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. بٹ اگر آپ لائف انشورنس کے اوپر پرٹیکولرلی بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے بھی مائریٹ قسم کے بینیفٹس ہیں جو کہ انٹرمکسڈ بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، اور یہ آپ کے ڈفرینٹ ایونٹس کو کور کرتے ہیں. مثلا ہیلتھ کے بینیفٹس 2 قسم کے ہوتے ہیں. مثلا ایک ہیلتھ ہے جہاں میں آپ کو ریمبرس کیا جاتا ہے ڈیو ٹو دی اکرنس آف این النس، اور النس کے بیسس پر آپ کے میڈیکل ایکسپینسز بھی ایز ویل ایز وہ جو کنسلٹیشن فیس وغیرہ کو. دوسرا ہاسپٹلائزیشن کاسٹ ہے. صحیح. ناؤ آج کے زمانے میں جس طرح کاسٹ بڑھ رہی ہیں خاص کر میڈیکل کے شعبے میں، تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو سوشل نیٹ ورکس دا ورلڈ اوور جتنے ہیں وہ ساری ایمفسائز کر رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کے اوپر، کیونکہ اس شعبے سے نکلتا ہے ویلفیئر آف دی کمیونٹی، ایلیویشن آف پاورٹی. تو یہ سارے سوشل ویل بینگ اینڈ بیٹرمنٹس، یہ کانسیپٹس یہاں سے نکلتے. ڈسیبلٹی مثلاً ایک حادثے میں لوگوں کو کم پتہ ہے کہ حادثے میں کم ڈیتھس ہوتی ہیں. اچھا، جو آپ نے ابھی ہیلتھ انشورنس کی طرف کہا، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی بیماری ہے یا جس ہیلتھ کنڈیشن سے آپ گزر رہے ہیں یہ پری ایگزسٹنگ کنڈیشن تو نہیں ہے. بہت سارے انشورنس پلان اس کو کور نہیں کرتے. جب بھی کسی بیمے میں یا کسی انشورنس پلان میں کوئی اس کو سائن اپ کرتا ہے تو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پورے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کو پورا دن ہسپتال میں سارے لیب ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں، کچھ اور انویسٹیگیشنز بھی ہوتی ہیں، آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی بیماری ہے ایٹسیٹرا. لیکن کچھ میں آپ کو کہا جاتا ہے اٹس جسٹ اٹس گوئنگ ٹو بی کوئکلی رولڈ اوور. تو اس میں فیکٹرز الگ الگ کیا ہیں زاہد صاحب؟ دیکھیے بیسکلی آپ کی انشورنس کاسٹ، پریمیم کی کاسٹ بھی اگر کم ہو تبھی جا کر انشورنس سودگار ہوتا ہے. تو کاسٹ کو کم رکھنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہو کہ کم سے کم ایکسپینسز کے ساتھ آپ انشورنس کو پبلک تک میسر کریں. تو اس کاسٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، کم سے کم رکھنے کے لیے آپ نان میڈیکل اسکیمز بھی چلاتے ہیں. نان میڈیکل اسکیمز بیسکلی کمبینیشن ہوتی ہے ایج اور رسک فیکٹر کے اوپر، سم و شور، مطلب کتنا رسک آپ دے رہے ہو، کتنا سم آپ دو گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ایج کیا ہے. ان دونوں کی کمبینیشن میں ایک ڈفرینٹ لیولس آف نان میڈیکل لمٹس ہوتے ہیں. اس نان میڈیکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس میں چھوٹ مل جاتی ہے، وہ کچھ بھی لے سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے اور کلیم مل جائے گا. نہیں، اس میں ایک سیلف ڈکلیریشن ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایمانداری سے صحت کے بارے میں بتا دیں. صحت کے بارے میں جو ٹپیکل کویشچنز ہوتے ہیں اس کو آنسر کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ
इंश्योर के मियार के मुताबिक हो, स्टैंडर्ड मियार के मुताबिक हो, तो वो क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड मियार समझते हुए हम नॉन मेडिकल लिमिट्स के अंदर या नॉन मेडिकली इंश्योर कर देते हैं. हाँ, अगर उन्हीं क्वेश्चंस में कोई ऐसा मेडिकल आंसर निकल आता है तो फिर मेडिकल भी कराते हैं. बट कुछ होते हैं जहाँ में एज फैक्टर्स के ऊपर और सम एश्योर्ड के ऊपर जो मेडिकल कंपल्सरी हो जाता है कि आप कुछ भी चाहें, जितना भी चाहें, आपको मेडिकल कराना ही कराना है, और वो स्क्रूटनी मेडिकल स्क्रूटनी होगी तो फिर जाकर इंश्योरेंस. अच्छा, जब क्लेम फाइल होता है तो लोग कहते हैं भाई हमारे ख़ानदान में बड़ा एका था, फिर पता चला जो साहब गुजरे हैं और उनके इसाल व सवाब की तमाम तकरीबात के बाद पता चला उनकी इंश्योरेंस भी थी और पूरे ख़ानदान में फूट पड़ गई. अगर ऐसा कोई केस मुबश्शिर साहब आपके पास आए कि एक हज़रत जाते जाते अपनी शरीक हयात को नॉमिनेट कर गए थे, तो अगर ख़ानदान वाले कहें नहीं जी इसमें तो हमारा भी हिस्सा है, आप कैसे रिजॉल्व करेंगे उसको? देखिए, एक तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मैंने जैसा अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें नेक्स्ट टू किन का एक कॉलम है जिसमें वो अपनी वाइफ को, बेटे को, बेटी को, बहन भाई, किसी को भी, माँ बाप, किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है. लेकिन इन केस उसने अपनी वाइफ को करा हुआ है और लिखा हुआ वाइफ, और नाम एक लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, और क्लेम के वक्त ऐसा होता है कि कोई सेकंड वाइफ भी आ गई फ़र्ज़ कर लीजिए, तो फिर उसको हम यही जनरली इंडस्ट्री को कहते हैं कि ये आप फिर हेयरशिप सर्टिफिकेट पे चले जाइए और उस तरीके से फिर आप मतलब लॉ की जो एक एसेंस है उसको आप पूरा करें कि हेयरशिप सर्टिफिकेट आ जाए, और उसके बाद फिर सबको कि आज दो तो सामने आ गई, कहीं ऐसा ना हो कोई तीसरी हो, तो फिर सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फिर उसके क्लेम को कब्र में भी चैन नहीं है ऐसे हजरत को. जाहिद साहब आप क्या कहेंगे, ये मसले आते होंगे? मुबश्शिर साहब ने जैसे बताया बिल्कुल उसी तरह ही है कि आपको अगर कंटेंशन हो जाए या कहीं जहाँ में लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए बिटवीन फैमिली मेम्बर्स कि किसको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो एशिप सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है. बट बात जो याद करने वाली बात है कि नॉमिनेशन या बेनिफिशरी जो होता है ना, अंडर लॉ वो कस्टोडियन होता है फंड्स का. तो कस्टोडियन का काम ये होता है कि वो अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करे द वेल्थ या द फंड्स या जो भी उसके हाथ लगे आए आफ्टर द डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड टू फैमिली मेम्बर्स एज पर दी शरीयत लॉज, एज पर दी कानून जो भी है. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो बेनिफिशरी के ऊपर लाजम होता है वो ये होता है कि वो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करे. अलबत्ता इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देती है या अपना क्लेम को डिस्चार्ज कर दी बाय पेइंग द अमाउंट टू द बेनिफिशरी. तो बेनिफिशरी को हम अगर प्रोसीड्स पे कर देते हैं या क्लेम की अमाउंट अदा कर देते हैं तो हमारी तरफ से तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो चुकी होगी. बट आपस में अगर फैमिली मेम्बर्स के दरमियान में कोई झगड़ा पड़ गया है तो उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, और अक्सर औकात कोर्ट्स जो फैसला देते हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स मांगते हैं एज पर द शरिया. लेकिन आप इसको हैंड ओवर किसको करेंगे अगर आपको लग रहा है कि पूरी पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट है और बेनिफिशरी एक नहीं कई हैं और आपस में गुत्थम गुत्था है, उस वक्त हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और कोर्ट से हम कहेंगे सक्सेशन या एशिप सर्टिफिकेट हमें उनसे कहें कि हमें मुयस्सर करें और पेमेंट थ्रू कोर्ट करेंगे. तो इफ देयर इज डिस्प्यूट, बट इफ देयर इज नो डिस्प्यूट और क्लीन है, तो हम जो भी बेनिफिशरी है और बेनिफिशरी अगर की आइडेंटिटी हम साबित कर सकते हैं, उन्होंने साबित हमारे पास कर दिया, तो हम उसी बेनिफिशरी को ये पे करेंगे. अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि क्लेम आपका सही हो भी हम डॉक्यूमेंटेशन से घबराते हैं और इसकी वजह से हमें अपने कई राइट्स फॉरगो करने पड़ते हैं. अगर हम थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें, फाइन प्रिंट को पढ़ें, दीज थिंग्स आर वेरी ट्रांसपेरेंट. इफ़ दिस इज़ लैंडिंग विद यू, चाहे आप हमारे जिस भी सोशल्स पे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सेंड अस योर कमेंट्स. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप जानना चाहते हैं मजीद इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में, सेंड अस अ कमेंट, सेंड अस अ क्वेश्चन एंड जुबली लाइफ इंश्योरेंस टीम इज गोइंग टू गेट बैक टू यू. बट मुबश्शिर साहब, आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि क्लेम बड़ा खिंच गया हो? जो क्योंकि ये भी एक मिथ है, लोग कहते हैं प्लान तो हम ले लेते हैं, प्रीमियम भी वक्त पे अदा करते थे और बड़ा सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन जब क्लेम करने का वक्त आया, जिसने प्लान खुद लिया है या उसके बाद बेनिफिशरी जब पहुंचता है, तो बहुत तवील अरसा लग जाता है. आई थिंक इट्स अ मिथ, बट व्हाट्स द प्रैक्टिस? बिल्कुल मिथ ऐसे ही है, लेकिन ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है. हमारी मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन 90% कंप्लेंट जो है हम विद इन 60 डेज जो है उसको कंक्लूजन तक पहुंचा के ऑर्डर इशू कर देते हैं. विद इन 60 डेज एज पर लॉ अलाउज अस टू
conclude any case within 60 days. یہ میرے خیال میں دوبارہ ریٹریٹ کرنے والی بات ہے. آپ کا کوئی بھی کلیم ہے انشورنس پالیسی کو لے کر, اس میں کوئی بھی قباحت ہو, کوئی بھی کانفلکٹ ہو, اگر آپ کی ڈاکیومنٹیشن پوری ہے, آپ کے پاس سرٹیفکیشنز ہیں, پیپر ورک موجود ہے, تو 60 دن کے اندر اندر یعنی 2 ماہ کے اندر اندر آپ کا کلیم سیٹل ہوگا. رائٹ سر؟ میں ذرا تھوڑا سا اس میں لا ایکچولی 90 دن کی پرسکرپشن دیتا ہے. اوکے, 90 دن کی پرسکرپشن. مبشر صاحب جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو ٹائم لائنز ہے ٹو ریزالو اے کمپلینٹ وہ 60 ڈیز ہے. تو اس میں اگر ڈاکیومنٹیشن پورا کرنے کے بعد یہ کیس ہمارے پاس بھیجا جائے, انشورنس کمپنی کے پاس بھیجا جائے, تو لا ایکچولی پرسکرائبس 90 ڈیز. بٹ اس میں ایک چیز بتا دوں, ڈاکیومنٹیشن کی بات جو کی گئی ہے نا, بیسکلی 4 بنیادی ڈاکیومنٹیشن ہے. ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اگر ہم ڈیتھ کی بات کر رہے ہوں. دوسرا ایک کلیمنٹ کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, یہ کلیمنٹ اپنا دیتا ہے کہ بھائی میں حقدار ہوں اس کلیم کا اور آپ کلیم مجھے دے دیں. ایک آئیڈینٹیفیکیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اور ایک اگر اس کی کوئی ڈیتھ کی ہاسپٹلیشن ریکارڈ ہے یا سرکمسٹانسز آف ڈیتھ ہے تو اس کی ریکارڈ ہوتی ہے. تو یہ 4 بنیادی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. اگر کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے, ایکسیپشنل کیس سے مراد ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہ ہو, ایکسیپشنل کیس کا مراد کوئی سوسائڈل کیس نہ ہو, یہ ساری چیزیں نہ ہو, تو یہ 4 ڈاکیومنٹس جو ہے یہ بیس بنتی ہے ٹو سیٹل کلیم. اور یہی وجہ سے اکثر اوقات ود ان 10 to 15 days آن این ایوریج کلیم سیٹل ہو جاتا ہے بائی ناٹ اونلی بائی اس ایز این انشورنس کمپنی بٹ بائی موسٹ انشورنس کمپنیز. سو میکسیمم آپ کے ڈاکیومنٹیشن ریسیو ہونے کے بعد ود ان 10 to 15 days آپ کے کلیم سیٹل ہو جاتے ہیں. آئی تھنک آپ کی جو بات ہے نا, اٹ ریمائنڈس می آف دس سیئنگ دیٹ ٹیک این انشورنس پلان not because you have to die but because your loved ones have to live. یعنی جن سے آپ محبت کرتے ہیں, جن کے آپ کفیل ہیں, جن کا آپ خیال رکھتے ہیں, ان کی ایک زندگی ہے, ان کی خواہشیں ہیں, اینڈ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس فرض کی ادائیگی میں مشکل آ جائے. اچھا, یہاں ہم بات تو یہ کر رہے ہیں کہ انشورنس پلان کو کبھی بھی سیونگ ٹول کے طور پہ, سیونگ پلان کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا. لیکن اف یو ریئلی ڈائیو ڈیپ, جو پرانے ہم ایڈس دیکھتے تھے انشورنس کے حوالے سے, اس میں ایک ڈھکی چھپی بات ہوتی تھی. آل دو اس میں ایک جینڈر بائس موجود تھا کہ جی اگر سیونگ کی ہے آپ نے انشورنس پلان کے ذریعے, تو بیٹے کو اس سے آپ یا تو کاروبار شروع کر کے دے رہے ہیں یا باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں, اور بیٹی کی ہم شادی کرا رہے ہیں. مبشر صاحب, یہ بدلا ہے. اب وہ جو پیسے نکلتے ہیں آج وہ بیٹی کے کاروبار میں لگ سکتے ہیں if she wants to be an entrepreneur. جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ تو کیونکہ اس وقت کی بیٹیاں اس طریقے سے شاید 80s میں یا 90s میں نہیں نکل پاتی تھیں, تو اس وقت کی میرا خیال بہتر مارکیٹنگ وہی تھی کہ زیادہ تر بیٹیوں کی صرف شادیاں ہو جاتی تھیں. لیکن آج اور شادی میں خرچہ بہت ہوتا تھا. ہاں, ود اے میٹر آلموسٹ آپ ٹائم لے لیجئے کہ تقریباً 20-25 سال بعد آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ جنرلی دیکھیں کہ لڑکیاں, فیمیل جینڈر اس وقت ہر جو اسکول آف تھاٹ, ہر سوسائٹی کے سیگمنٹ میں وہ ایک برابر کی بنیاد پہ کیونکہ کام کر رہا ہے, تو اس وقت مارکیٹنگ یہ بہت اچھی ہوتی ہے. I also want to take this conversation to encourage people to have tough conversations. آپ یہ دیکھیں زاہد صاحب, ہمارے گھروں میں جو بات کرنے والی ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے, ہم کتراتے ہیں. یعنی ہمارے گھر کا کوئی بھی شخص اگر انشورنس کا ذکر کرتا ہے تو سارے کہتے ہیں لا حول ولا قوت, توبہ توبہ, کیسی باتیں کر رہے ہو, کیوں مرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو. اس ایٹیٹیوڈ کو کیسے بدلیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو میں ایڈ کروں گا کہ انشورنس بالکل ایک سیونگز وہیکل بھی ہے. ہم دونوں چیزوں کی بات کریں, ہم کہہ رہے ہیں ایک انشورنس بھی ہے اور سیونگز بھی ہے. تو یہ سیونگز ایلیمنٹ ختم نہیں ہوئی انشورنس میں, دونوں چیزیں. اگر زندہ رہتا ہے تو وہ سیونگز کی ایلیمنٹ یا سیونگز کو انکیش کرتا ہے, اور وہی سیونگز کے وہ اگر میرج پلان میں چلانا چاہ رہا ہے یا ایجوکیشن پلان میں چلانا چاہ رہا ہے یا ریٹائرمنٹ بینیفٹس کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ سیونگز ایلیمنٹ وہاں کام دیتی ہے. بالکل, تو وہ اپنی جگہ. بٹ دی ادر ایلیمنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ لم سم مل جائے تو اس لم سم کا ایونچولی کیا کیا جائے گا. اس لم سم ایکچولی انٹرپرینورشپ یا اس لم سم کو انویسٹ کر کے مزید گھر کی فیملی انکم جو منتھلی انکم ہے وہ نکلتی ہے. تو یہ جو لم سم کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہ اٹس ناٹ دا ریپلیسمنٹ آف لائف اٹ سیلف. ڈیتھ ہو گئی, ڈیتھ تو اپنی جگہ کرٹیل کر دیتا ہے لائف کو, بٹ انکم کی اسٹریم جاری رہتی ہے. بالکل, اور وہ انکم اسٹریم جو جاری رہتی ہے وہ بنیاد بنتی ہے فیوچر آف فیملی, فیوچر آف چلڈرن, فیوچر. تو ان انٹرپٹیڈ وداؤٹ اینی چینج وہ اپنی زندگی وہی اسٹینڈرڈ لیونگ کو جاری رکھ سکتے ہیں.
तो स्टैंडर्ड लिविंग में कोई फ़र्क नहीं होता अगर इंश्योरेंस। एब्सोल्युटली मुबशर साहब, कॉन्वर्सेशन बात ही नहीं कोई करता। ये बात करने के लिए वालदा के पास जाओ तो वो बलाएं लेने लगती हैं, वो मना कर देती हैं। बीवी के पास जाओ तो वो एक इमोशनल वहाँ पे एक रिएक्शन आता है। बात कैसे की जाए घरों में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आपने अपने इंट्रो में जो शॉर्ट इंट्रो दिया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि हमारे मुल्क में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लेस देन 1% है। बिल्कुल। अगर आप रीजन में चले जाएं तो ऑलमोस्ट 3 to 4% है, और इंटरनेशनली चली जाएं तो शायद 8 to 10% भी आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है कि हर सेगमेंट ऑफ लाइफ में इंश्योरेंस मैंडेटरी है। गाड़ी बेसिकली अगर 50 लाख प्लस में कोई भी निकाल रहा है तो जनरली 70-80% वो बैंक से निकाल रहा है। बैंक मैंडेटरी कर देता है कि आप इंश्योरेंस कराएंगे तो हम गाड़ी आपको देंगे। बैंक की उस इंस्टॉलमेंट में वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो मंथली 12 महीनों पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। आप हेल्थ इंश्योरेंस की जैसे बात की, आप ये जहाँ ऑफिसेज में किसी मिसाल के तौर पे इनके अपने ऑफिस में 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों को इन्होंने अपनी इंश्योरेंस दे दी तो सब लोगों ने ले ली, मैंडेटरी कर दी। ट्रैवल इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस में यूरोप ने मैंडेटरी किया है कि आप नहीं आ सकते विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस, तो आप लेते हैं। ऑटोमेटिकली हर यहाँ से जाने वाला एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहा है। बिल्कुल। आपको हर सेगमेंट में जब तक आपको ये 1% इवन 2% भी करना है तो कॉर्पोरेट सेक्टर को इसको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि हल्के चीज़ों को ये मैंडेटरी हो जाए इंश्योरेंस। मुझे एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी, जैसे जाहिद साहब बात कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस की। हम में से हर एक के साथ कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन, प्रॉब्लम, सिचुएशन अटैच्ड है, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अचानक ये होता है, हॉस्पिटलाइजेशन आती है, काम पे फ़र्क पड़ता है, एक फाइनेंशियल स्ट्रेन उसका आता है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जुबली लाइफ इंश्योरेंस आर द फर्स्ट वंस टू ऑफर अ कैंसर कवर। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, ड्रॉप इन अ कमेंट, ड्रॉप इन योर फीडबैक एंड आवर टीम from the Jubilee Life Insurance is going to get back to you. लेकिन जाहिद साहब, सवाल ये पैदा होता है, a lot of preconditions lead to graver illnesses and problems. मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सबके साथ एक कंडीशन के तौर पे है, इसकी दवाई हर वक्त लेनी पड़ती है। क्या ये हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड होती है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इन दोनों में अगर फुल डिक्लेरेशन हो, इंसान को डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि उसके साथ ये कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस बनाते हैं, अदर देन बहुत ग्रेव सिचुएशन, मतलब आप समझ लें कि टर्मिनल स्टेजेस के ऊपर कोई डिजीज़ ना हो, तो आपका कोई ना कोई कवरेज दे दिया जाता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया जाता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, बट कवरेज मिल जाती है। हाँ, ये है कि उस वक्त प्रॉब्लम आ जाती है जबकि डिक्लेरेशन नहीं हो रही होती है, बताया ही नहीं जा रहा कि इंश्योरेंस लेते वक्त कि ये कंडीशन है। तो जो एसोसिएटेड या एफिलिएटेड कंडीशंस होते हैं हेल्थ के, मेडिकल के, अदरवाइज डिसेबिलिटी के, या इनफैक्ट इवन ऑक्यूपेशन। क्या आप मेरी फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री भी देखेंगे? लाइक मिसाल के तौर पे इनमें से कई डिजीजेस हेरिडिटी हो सकती हैं, यू कैन बी बायोलॉजिकली डिस्पेंस टू हैविंग देम। तो जब मैं अगर प्लान लेने जाऊं तो ये भी देखा जाएगा कि मेरी फैमिली में किसको क्या प्रॉब्लम है? जी देखिए, कुछ डिजीजेस अगर देखी भी जाती हैं तो इसलिए देखी जाती है कि प्रोपेंसिटी टू एक्चुअली इनकर द डिजीज इन द फ्यूचर को देखी जाती है। बट अगर एक इंसान की फैमिली में कोई डिजीज़ है, नॉट नेसेसरली दैट पर्सन इज कैरिंग द सेम डिजीज़, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास वही डिजीज़ उसके भी लागू है। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोपेंसिटी टू इंश्योर जब कहते हैं कि ये हो सकता है फ्यूचर में जाकर ये डिजीज़ हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा टेस्ट वगैरह कराते हैं कि आज जिस वक्त वो इंश्योरेंस ले रहा है उस वक्त उसको वो डिज़ीज़ तो नहीं है। इस वजह से बेसिकली फैमिली की डिजीज़ के बारे में या फैमिली के डिजीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पता किया जाता है, सो दैट सिर्फ पता चाहिए कि ये आदमी प्रोन टू दोज डिजीज़ तो नहीं है, आज तो कैरी तो नहीं कर। इंश्योरेंस कंपनी के बाद 2 लोग प्लान लेने के लिए आए, एक की उम्र है 26 साल, एक की उम्र है 40 साल। दोनों एक ही तरह का बीमा लेना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए 50 लाख सम अश्योर्ड करना चाह रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या होगा और किसी को दूसरे पे एडवांटेज है? जी बिल्कुल है। मोर्टेलिटी चार्जेस उम्र के हवाले से बढ़ता जाता है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है मोर्टेलिटी चार्जेस भी बढ़ते हैं। तो अगर आप समझें कि वो 26 साल का जो लड़का है या जवान है, उसको उसे जो इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ेगी वो कम पड़ेगी निस्बतन वो आदमी जो कि 40 साल से अब अपना, आई वुड से 35-36 इज़ ऑल्सो एन एज जहाँ में
रीजनेबल रेट्स. बिकॉज अगर हम लेके चल रहे हैं कि 60 साल आपकी रिटायरमेंट की उम्र है, तो हमने देखना तो ये है कि रिटायरमेंट से आप कितने दूर हैं. डू यू गेट दैट स्पेल? जी बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी आपने कही है कि यू नीड टू गिव स्पेस टू द इंश्योरेंस पॉलिसी. वी सेड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान. हमने ये कहा कि ये काफ़ी अरसे के लिए एक मुद्दत गुजारना चाहिए. सो अगर सेविंग्स की एलिमेंट किसी ने इनकैश करना है तो उसे कुछ टाइम देना है इस प्लान को. तो अगर उसकी मोर्टेलिटी चार्जेस बहुत हाई होंगी तो बेसिकली सेविंग एलिमेंट कम होगा. बिल्कुल. तो सेविंग एलिमेंट को रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, द फास्टर ही सेव्स एंड द अर्लियर ही सेव्स, the more he gets when he retires. मुझे ये बताएं, हाल ही में पाकिस्तान ने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखे हैं. अर्थक्वेक्स आए हैं, फ्लड्स आए हैं, एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मिजरी, हैव लॉस्ट लव्ड वंस. इसमें इंश्योरेंस क्या रोल प्ले कर सकती है? अगर कोई ऐसे कुदरती हादसे में इंतकाल करने वाले शख्स का इंश्योरेंस हो तो वो कैसे क्लेम करे, क्योंकि पेपर शेपर हर चीज़ बह गई है. देखिए, इस किस्म की किसी भी सिचुएशन में जो मेन मास्टर रिकॉर्ड है वो डेफिनेटली कंपनी के पास कंप्यूटराइज्ड होता है. और हार्ड कॉपी भी उसकी होती है. तो सिर्फ आपको अपना CNIC देना है और उसके बाद तमाम रिकॉर्ड रिट्रीव भी हो जाएगा. और किसी भी किस्म का जो लॉस है और वो कंपनी को पे करना है तो वो कंपनी उसको पे कर सकती है. जैसे आजकल अब फ्लड रिलेटेड सिचुएशन पूरे साल हमारी यहाँ रही, क्रॉप इंश्योरेंस के हवाले से बहुत काम उस पर हुआ है. क्रॉप में भी जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैंडेटरी नहीं है, जिसकी वजह से इतना बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, लेकिन इसका किसी भी किस्म की कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी. और अगर ये ख़ास तौर पे फार्मर्स को, छोटे एग्रीकल्चरिस्ट को किसी किस्म की ये अवेयरनेस प्रोग्राम अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए और कंपनीज उधर पहुंच जाएं और एग्रीकल्चरिस्ट को, स्मॉल फार्मर्स, हमारा पूरा ऊपर जहाँ जहाँ से ये हमारा ये जो इंडस रिवर और मुख्तलिफ जो पूरा रिवर का सिस्टम बहता है और वहाँ पे सैलाब आया है, उसको अगर हम एड्रेस कर दें तो न सिर्फ ओवरऑल GDP में हम 1% से बढ़ सकते हैं, बल्कि ये जो जैसे आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया कि इस किस्म के हादसात पर भी लोगों का जो लॉस है उसको इंडेमनिफाई किया. जैसे हम कहते हैं ना, इस वक्त कितनों के लिए मुश्किल है दोबारा अपने पैर पे खड़े होना, अपना घर बनाना, कारोबार सेटअप करना. तो सोचें अगर आपके पास इंश्योरेंस हो तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए. वैसे ही पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि क्लाइमेट इम्पैक्ट की वल्नरेबिलिटी पे वी आर एट द टॉप ऑफ दैट लिस्ट. लेकिन जाहिर साहब, मुझे याद है कि आज तो बड़े इनोवेटिव, स्मार्ट एंड वेल थॉट प्लान्स की हम बात कर रहे हैं. कुछ अर्से पहले तक इस तरह की किसी भी कुदरती आफत को फोर्स मेजोर कहा जाता था और कहते थे कि जी इस पे कवर नहीं है, ये तो आप डूबे, हम तो सनम डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली सिचुएशन है. आज क्या मुख्तलिफ है? देखिए, पहले भी और अब भी बेसिक इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान जो है ना, वो ऑल कवरेज होती है. अदर देन सुसाइड. सुसाइड वाहिद चीज़ है जिसको कवर कोई इंश्योरेंस प्लान, खासकर इंडिविजुअल लाइफ की इंश्योरेंस प्लान की हम बात कर रहे हैं, वो कवर नहीं करता या टू अ लिमिटेड एक्सटेंट कवर करता है. बट बेसिक जितनी भी बुनियादी पॉलिसीज़ होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लाइफ की, वो हर इवेंट को कवर करती हैं बेसिक के. हाँ, मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिट्स होते हैं, उन बेनिफिट्स में एक्सक्लूजन्स हो सकती हैं, बट आपकी बेसिक बुनियादी चीज़ अगर क्लाइमेटी हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो या सुनामी हो. On a lighter note, a lot of young people today think marriage is also an accident. इस हादसे से कोई कवर मिलता है? देखिए, वेरी सरप्राइजिंगली आपने ये क्वेश्चन पूछा, मजाक में पूछा, बट है. डाइवोर्स की भी प्लान्स हैं, इंश्योरेंस प्लान्स हैं इन द वेस्ट, नॉट हियर बट इन द वेस्ट. सो द पीपल वहाँ में वेस्ट में अगर डाइवोर्स होते हैं तो कंटिजेंसी प्लान्स वो लिया जाता है मैरिज के वक्त कि अगर डाइवोर्स हो तो उस वक्त सेटलमेंट के लिए, एलिमोनी के लिए और सेटलमेंट्स के लिए हमें एक इंश्योरेंस प्लान चाहिए. और वो जिसको हम प्री-नप्शल कह सकते हैं कि प्री-नप्शल एग्रीमेंट्स, आपके प्री-नप्शल एग्रीमेंट्स के बेसिस पर इंश्योरेंस प्लान्स भी मुयस्सर होती हैं, पर यहाँ नहीं, पाकिस्तान में. सो जाहिर साहब, जिस तरह प्री-नप प्लान्स होते हैं, यानी प्री-नप्चुअल एग्रीमेंट्स करते हैं, और उसी पे आप कह रहे हैं कि इंश्योरेंस प्लान्स भी बन सकते हैं उसी से रिलेटेड. जी, उसी बेसिस पर इंश्योरेंस प्लान्स बनते हैं. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आ रहा था, और अगर आपके मजीद कोई सवाल आता है, प्लीज़ डू सेंड अस द क्वेश्चंस एंड द फीडबैक. व्हाट इज़ लैंडिंग विद यू? यहाँ पे हम बहुत सारे इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं और जेनेरिक कॉन्वर्जेशन नहीं, इट्स अबाउट मिथ्स एंड रियलिटीज़. आपके मिथ्स डिबंक हो रहे हैं. हम अक्सर चीज़ों के बारे में परसेप्शन विदाउट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बनाते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंसाइटफुल फॉर यू एंड आई होप दैट यू टेकिंग इट. क्या चीज़ आपके साथ लैंड कर रही है? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. जाहिर साहब, इलेक्टिव सर्जरीज, हेल्थ कवर तो हम करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि भाई PRP भी सर्जरी है, इससे मेरे बाल आ सकते हैं, लाइपो करा लूं, ये सब हेल्थ कवर में कवर्ड होता है?
इलेक्टिव सर्जरीज बाई चॉइस नहीं कवर होता, बट हाँ इलेक्टिव सर्जरी ड्यू टू एक्सीडेंट कवर होता है. मसलन एक आदमी इन एन एक्सीडेंट अगर डिसफिगर हो जाता है Yes. और उसकी फेस की रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है और वो एक्सीडेंटल कॉजेज़ और रीजंस की वजह से होता है, तो बिल्कुल most insurance contracts, but it depends on the contract, of course, health insurance contract, but most health insurance contract will cover that. So accidentally disabilities के basis पर अगर कोई चीज़ हो जाती है वो cover होगी, elective, not elective but rather आप समझ cosmetic surgery. But अगर electable कॉस्मेटिक सर्जरी किया जाए तो वो कवर नहीं होता. वो कवर नहीं होती. वो तो ऐसा है ना कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. आई होप दैट यू एंजॉयड आवर कॉन्वर्सेशन. थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर. जाहिद साहब, मुबश्शिर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू एंड वी अनपैक्ड सो मच. कितनी सारी मिथ्स जो इंश्योरेंस और सेविंग्स को लेके होती हैं हमने उसको डिबंक किया है. आई होप दैट यू गेन्ड अ लॉट फ्रॉम इट एंड इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस सेंड देम टू मी इन द कमेंट्स बिलो एंड आवर टीम एट द जुबली लाइफ इंश्योरेंस विल get back to you with more the answers. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.